प्यारे बच्चों, हम पदार्थ के गुणों के बारे में पहले पढ़ चुके हैं। आज हम पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। तो जैसा कि आप देखते हैं, हमारे आसपास जो भी पदार्थ हैं वो हमें 3 अवस्थाओं में या 3 रूप में हमें वो मिलते हैं। वो हैं ठोस, द्रव और गैस। और आज हम इन पदार्थ की तीनों अवस्थाओं के गुणों का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले है ठोस अवस्था। तो हमने क्या करना है, इसको एक क्रियाकलाप के माध्यम से समझना है। तो हमने निम्नलिखित वस्तुओं को इकट्ठा करना है: पेन, किताब, सुई और लकड़ी की छड़ यानी डंडा। अब हमने इन वस्तुओं के चारों ओर जो है पेंसिल घुमाकर इनके आकार को रेखांकित कर देना है। शेप इनका हमने देख लेना है। क्या इन सभी का निश्चित आकार है, स्पष्ट सीमाएं हैं या स्थिर आयतन है? इन पर हथौड़ा मारने, खींचने, गिराने से क्या होता है? क्या इनका एक दूसरे में विचरण संभव है? बल लगाकर इनको संपीड़ित करने का प्रयास करें, क्या इनका संपीड़न होता है? इनको हम रेखांकित कर सकते हैं, इनकी सीमा को, और इनका जो आकार है वो निश्चित है और जो सीमाएं हैं वो स्पष्ट हैं। और अगर हम इसके ऊपर हथौड़ा मारते हैं तो इतनी आसानी से ये टूटते नहीं हैं, खींचने पर भी नहीं टूटते और गिराने पर भी नहीं टूटते। पर क्या इनका एक दूसरे में विचरण संभव है? बिल्कुल नहीं। अगर हम सभी वस्तुओं को इकट्ठा रखेंगे तो ये सब अलग अलग ही पड़ी रहेंगी। ये एक दूसरे में विचलित नहीं होगी। और बल लगाकर इनको दबा भी नहीं सकते, ये संपीड़ित नहीं हो सकते। तो जितने भी उपरोक्त उदाहरण हैं ये सब किस चीज़ के हैं? ठोस वस्तुओं के हैं। हम देख सकते हैं कि इन सभी का एक निश्चित आकार है, स्पष्ट सीमाएं हैं और स्थिर आयतन है। ठीक है, यानी नगण्य संपीड्यता है। इसको हम संपीड़ित नहीं कर सकते। इनके ऊपर हम बल लगाकर हम इसको दबा नहीं सकते। बाह्य बल लगाने पर भी ठोस अपने आकार को बनाए रखते हैं। बल लगाने पर ठोस टूट सकते हैं लेकिन इनका आकार नहीं बदलता, दृढ़ होते हैं। अब इसमें कुछ और परिस्थितियां दी गई हैं। जैसे नंबर 1 पर है, रबर बैंड को क्या माना जाएगा? क्या खींचकर इसका आकार बदला जा सकता है? क्या ये ठोस है? दूसरा, विभिन्न आकार के बर्तनों में रखने पर चीनी और नमक उन्हीं बर्तनों के आकार ले लेते हैं। क्या ये ठोस हैं? नेक्स्ट, स्पंज। स्पंज क्या है? यह ठोस है लेकिन फिर भी इसका संपीड़न संभव है। क्यों? ये सभी ठोस हैं क्योंकि बाह्य बल लगाने पर रबर बैंड का आकार बदलता है और फिर बल हटा लेने पर वह पुनः अपने मूल आकार में आ जाता है। अत्यधिक बल लगाने पर टूट सकता है। चाहे एक हम शर्करा या नमक को अपने हाथ में लें, किसी प्लेट या जार में रखें, इनके क्रिस्टलों का आकार नहीं बदलता। ये चीज़ ध्यान रखने वाली बात है। बेशक उसको अगर हम किसी भी डिब्बे में रख रहे हैं वो डिब्बे का आकार ले लेती है, लेकिन अपना एक उसके जो क्रिस्टल का जो आकार है वो नहीं बदलता। चीनी के दाने का जो आकार है वो नहीं बदलता। फिर आगे है स्पंज। स्पंज में बहुत छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसमें वायु का समावेश होता है, इसके अंदर हवा भरी होती है। जब हम इसे दबाते हैं तो ये वायु जो है बाहर निकल जाती है और इसका संपीड़न संभव होता है। दूसरी अवस्था है द्रव अवस्था। इसमें भी हमें एक क्रियाकलाप करना है। निम्नलिखित वस्तुओं को एकत्रित करें: जल, खाना पकाने का तेल, दूध, जूस, शीतल पेय। विभिन्न आकार के बर्तन। प्रयोगशाला के एक मापक सिलेंडर की सहायता से इन बर्तनों में 50 ml पर निशान लगा लिया। यानी हमने अलग अलग उसके जो आकार के बर्तन लेने हैं, अलग अलग शेप के आकृति के बर्तन लेने हैं, तो उसमें हमने इसको डालकर देखना है। अब देखिए, अगर हम इन द्रवों को फर्श पर डाल देंगे तो क्या होगा? क्या ये एक जगह पे रहेंगे? हमने इनका 50 ml लेकर उसको अलग अलग बर्तनों में डालकर देखना है क्या उसका आयतन एक समान रहता है। फिर हमने द्रव के आकार को भी देखना है, क्या वो भी एक समान रहता है। द्रव को एक बर्तन से दूसरे बर्तन में उड़ेलने पर क्या यह आसानी से बहता है। ये कुछ चीज़ें जो हमने उसमें क्रियाकलाप में ऑब्जर्व।
ये क्रियाकलाप से हमें ये पता चलता है, प्रेक्षण से हम ये पाते हैं कि जो द्रव का आकार है, ठीक है, नहीं, लेकिन आयतन निश्चित होता है। तो जो द्रव का आकार है ना, वो तो बदलता रहता है, जिस भी बर्तन में डालेंगे वो वैसा ही हो जाएगा, लेकिन जो उसका आयतन होता है ना, जिसकी वो बराबर रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। जिस बर्तन में इन्हें रखा जाए ये उसी का आकार ले लेते हैं। इन द्रवों में बहाव होता है। बहाव का मतलब है ये एक जगह पे नहीं रुकते। अगर हम जैसे पानी को फर्श के ऊपर डालेंगे तो क्या होगा, वो फैल जाएगा, बह जाएगा वो। इनका आकार बदलता है, आकार इसका बदलता रहेगा। जिस भी बर्तन में डालेंगे, गिलास में डालेंगे गिलास जैसा हो जाएगा, प्याले में डालेंगे प्याले जैसा हो जाएगा, बीकर में रखेंगे उसका ले लेगा आकार ये। तो ऐसे करके इनका आकार भी निश्चित नहीं होता, इसलिए ये दृढ़ नहीं होते। ठीक है, जैसे हमने ठोस में पढ़ा था, जो ठोस होते हैं वो दृढ़ होते हैं। तो इसको क्या बोलेंगे हम, ये तरल होते हैं। अब हम बात करते हैं विसरण की। जो द्रव होते हैं वो ईजिली एक दूसरे के अंदर आसानी से विसरित हो जाते हैं। जैसे मान लें हमारे पास एक बर्तन में दूध है और दूसरे में पानी है, तो दोनों को अगर मिलाएंगे तो वो दोनों आसानी से एक दूसरे में मिश्रित हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे वो। तो ऐसे ही जो ठोस है वो भी द्रव में विसरित हो सकते हैं। सो जैसे गैसें हैं, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ये जलीय जंतुओं और पौधों के लिए अनिवार्य होती हैं, और ये दोनों की दोनों जो गैसेज हैं ये जल में घुली होती हैं। ठीक है, तो ये गैस जो है आसानी से विसरित हो सकती हैं, यानी ठोस भी विसरित हो सकता है इसके अंदर और गैस भी विसरित हो सकती है। सभी जीवधारी अपने जीवन निर्वाह के लिए श्वास लेते हैं। जलीय जंतु जल में घुली हुई ऑक्सीजन के कारण श्वास लेते हैं। इस तरह से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि द्रव में ठोस, द्रव और गैस तीनों का मिश्रण है। ठीक है, यानी जो द्रव है इसके अंदर ठोस भी मिश्रित हो सकता है, इसके अंदर दूसरा द्रव भी मिश्रित हो सकता है, और जो गैस है वो भी मिश्रित हो सकती है। ठोसों की अपेक्षा द्रव में विसरण की दर अधिक होती है, इसलिए क्योंकि द्रव अवस्था में पदार्थ के कण स्वतंत्र रूप से गति करते हैं, और जो द्रव होते हैं उसके कणों में जो रिक्त स्थान होता है वो भी अधिक होता है। इसका हम ऑलरेडी एक वीडियो जो है वो डाल चुके हैं, उसका लिंक आपको मिल जाएगा। द्रव तीसरे नंबर पर आता है गैसीय अवस्था। ठीक है, आपने कभी उस गुब्बारे वाले पर ध्यान दिया जो गैस के एक ही सिलेंडर से बहुत सारे गुब्बारे में हवा भरता है? उससे पता लगाएं कि एक सिलेंडर में है कितने गुब्बारे भरता है। उससे पूछिए कि सिलेंडर में कौन सी गैस है। यहाँ पर एक क्रियाकलाप दिया गया, इसमें हमने क्या करना है, 3 सिरिंज लेनी है, उनके सिरे को रबड़ के कॉर्क से बंद कर देना है। ये जो लास्ट एंड होता है उसको उन्हें बंद कर देना है, जैसे चित्र में दिखाया गया है। अब हमने क्या करना है, सिरिंजों के पिस्टन निकाल देने, जिसको हम दबाते हैं वो निकाल देना है। तो एक सिरिंज में हमने क्या करनी है, उसमें तो हवा रह जाएगी, दूसरी में जल भर देना है, और तीसरी में चौक के टुकड़े भर देने हैं। फिर पिस्टन वापस सिरिंज में लगा देना है। अब ठीक है, पिस्टन की गतिशीलता आसान करने के लिए उसमें थोड़ी सी वैसलीन लगा देनी है। अब पिस्टन को सिरिंज में डालकर संपीड़ित करने की कोशिश करनी है, यानी दबा के देखना हमने उसको, तीनों को बारी बारी से। आप इसमें सिरिंज में देख सकते हो, हमने इसके अगले सिरे को यहाँ से जो है ये वाला सिरा हमने बंद कर दिया है, और ये पिस्टन को निकाल के इसके अंदर एक में हमने क्या करना है, जल भरना है, एक में क्या करना है, चौक के टुकड़े रखने हैं, और एक को खाली रखेंगे, यानी खाली का मतलब हवा रहेगी इसके अंदर। तो फिर ये पिस्टन वापस इसके अंदर दबा देंगे, ऐसे लगा देंगे, और फिर इसको ऊपर से दबा के देखना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ठोस और द्रव की तुलना में जो गैस की संपीड़ियता है, कंप्रेशन है, वो सबसे अधिक होता है। ठीक है, हमारे घरों में खाना बनाने में उपयोग की जाने वाली द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस एलपीजी इसको बोलते हैं, जो हमारे घरों में किचन में जो सिलेंडर होता है रेड वाला उसके अंदर, और ऐसे ही जो हॉस्पिटल होते हैं वहाँ पर जो ऑक्सीजन सिलेंडर होते हैं उसमें जो गैस होती है वो संपीड़ित करके भरी होती है। ठीक है, संपीड़ित का मतलब गैस बहुत ज़्यादा होती है, उसको प्रेशराइज करके, उसको दाब लगाकर उस छोटे से सिलेंडर के अंदर उसको भरा जाता है। आजकल वाहनों में ईंधन के रूप में सीएनजी संपीड़ित प्राकृतिक गैस का भी उपयोग किया जाता है। सी का मतलब है
कंप्रेस्ड, एन मीन नेचुरल और जी मीन गैस। और यहाँ पे जो एल है ये है लिक्विफाइड, पी मीन पेट्रोलियम और जी मीन गैस, पेट्रोलियम गैस। संपीड्यता काफ़ी अधिक होने के कारण गैस के अत्यधिक आयतन को एक कम आयतन वाले सिलेंडर में संपीड़ित किया जा सकता है, ये इसका गुण है, एवं आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जा सकता है। हमारी नाक तक पहुंचने वाली गंध से बिना रसोई में प्रवेश किए ही हम जान सकते हैं कि क्या पकाया जा रहा है। ये गंध हम तक कैसे पहुंचती है? खाने की गंध के कण वायु में मिल जाते हैं और रसोई से फैलकर हम तक पहुंचते हैं। यह गंध के कण और भी दूर जा सकते हैं। पके हुए गर्म खाने की महक हमारे पास कुछ ही क्षणों में पहुंच जाती है। इसकी तुलना ठोस और द्रव के विषण से करेंगे तो यहाँ पे जो ये हमारे पास गंध फैल आ रही है, पहुंच रही है, इसका क्या कारण है? वो है विषरण। क्योंकि जो द्रव होते हैं उसमें विषरण कम होता है, लेकिन जो गैसेज होती हैं उसमें अत्यधिक विषरण होता है। सबसे ज़्यादा उनका विषरण की दर होती है, बहुत जल्दी वो फैल जाती हैं। कणों की तेज़ गति और अत्यधिक रिक्त स्थानों के कारण गैसों का अन्य गैसों में विषरण बहुत तीव्रता से होता है। इस चित्र में आप देख सकते हैं, यहाँ पर सबसे पहले ठोस को दर्शाया गया है। तो ठोस के कण जो बिल्कुल पास पास होते हैं उनमें जो आकर्षण बल है सबसे ज़्यादा होता है और गति सबसे कम होती है। दूसरे नंबर पर है द्रव। द्रव के कण थोड़े से दूर दूर होते हैं, आकर्षण बल कम हो जाता है और उनके बीच में जो गति है वो थोड़ी सी बढ़ जाती है, रिक्त स्थान ज़्यादा हो जाता है। तीसरे नंबर पे आती है गैस। गैसेस के जो कण हैं सबसे ज़्यादा उनके बीच में स्थान होता है और वो दूर दूर होते हैं, आकर्षण बल सबसे कम होता है और वो आसानी से किसी भी दिशा में जा सकते हैं। गैसीय अवस्था में कणों की गति अनियमित और अत्यधिक तीव्र होती है। इस अनियमित गति के कारण ये कण आपस में एवं बर्तन की दीवारों पर टकराते हैं। बर्तन की दीवार पर गैस कणों द्वारा प्रति इकाई क्षेत्र पर लगे बल के कारण गैस का दबाव बनता है। आपने अपनी कॉपी में ठोस, द्रव और गैस जो ये पदार्थ की 3 अवस्थाएं हैं इनका अंतर जरूर लिखना है और उसको याद करना है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही।